हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राहुल और पलक दोनों भाई बहन होते हैं। दोनों अपने माता पिता को एक एक्सीडेंट में खो देते हैं, जिसके बाद उनका इस दुनिया में उनके मौसा जी और मौसी जी के अलावा कोई नहीं होता है। पलक दीदी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारा इस दुनिया में अब कोई नहीं रहा। चीकू चल, अब हमारे पास मौसा जी और मौसी जी के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। 9 साल का राहुल और 12 साल की पलक दोनों भरी बरसात में अपने मौसा जी और मौसी जी के पास जाते हैं, लेकिन उनके मौसा जी और मौसी जी उन्हें दरवाजे से ही अंदर आने से मना कर देते हैं। तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा मत कीजिए मौसा जी, अब हमारा आप दोनों के सिवा कोई नहीं है। हाँ मौसा जी, हम दोनों छोटे से भाई बहन कहाँ जाएंगे इतनी बारिश में? अरे कहीं भी जाओ, हमें क्या? हमने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है, हैं? चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से। दरवाजा बंद कर लो जी। लेकिन मौसी जी हमारी बात तो सुनिए, रुक जाइए। बेचारे पलक और राहुल दोनों गरीब भाई बहन वहां से उदास होकर निकल जाते हैं। उस रात तेज धुआंधार बारिश हो रही थी और ऐसे में दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। राहुल को बुखार आ जाता है, जिस कारण पलक उसे मंदिर में ले जाती है और वो दोनों गांव के मंदिर में ही सो जाते हैं। पलक राहुल की देखरेख करते हुए रात भर जागती है। पलक उसका ठीक वैसे ही ध्यान रखती है जैसे कि एक माँ अपने बेटे का रखती हो। चल उठ जा चीकू, तेरे लिए मैंने ये काढ़ा लाया है, पंडित जी ने बनाकर दिया है, इसे पीकर तुझे आराम मिलेगा। धन्यवाद दीदी। पलक और राहुल के लिए अब जीना बहुत मुश्किल हो चुका था। न खाने के लिए कुछ, न रहने के लिए कुछ। 2 दिन बाद जब बारिश कम होती है, तब पलक गांव में ईंट पत्थरों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाती है और वो और राहुल दोनों उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। पलक अब लोगों के घर जाकर साफ सफाई का काम करने लगती है और उन पैसों से वो राहुल को स्कूल भेजती है और साथ ही घर का सारा खर्चा संभालती है। ये ले चीकू, तेरे लिए गर्मा गर्म फुलके बनाए हैं और तेरी पसंद की खट्टी मीठी दाल बनाई है। वाह दीदी, ये तो बिल्कुल माँ के हाथ की स्वाद जैसी है। काश माँ होती। कोई बात नहीं चीकू, मैं हूं ना तेरे लिए, तेरी ढाल। तू बस अच्छे से पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा और माँ पापा का सपना पूरा कर। तुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तू मुझे पहले बताना। ठीक है दीदी, आप एकदम बेस्ट हो। चल चल, अब मस्का मारना बंद कर और खाना ख़त्म कर ले जल्दी, उसके बाद तुझे पढ़ना भी है। पलक राहुल के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। वो पूरे दिन 1 मिनट भी गवाए बिना बस निरंतर काम करती रहती है और पैसे कमाती है ताकि राहुल का भविष्य उज्जवल हो सके। उसके लिए पलक ने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी थी और ना ही वो कहीं घूमने जाती या अपने लिए कुछ खरीदती। वो बस राहुल के लिए सब कुछ करती रहती। राहुल, ये ले तेरे लिए नए कपड़े और ये केक, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू दीदी, ये केक बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और तो और ये कपड़े कितने सुंदर हैं। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने दीदी, आप तो कमाल हो। भगवान करे मेरा चीकू, मेरा छोटा भाई हमेशा यूं ही खुश रहे और इसे कभी किसी की भी बुरी नज़र ना लगे। कुछ सालों बाद जब राहुल बड़ा हो जाता है, तब वो एक बड़ा आदमी बन जाता है और उसे शहर से एक बहुत ही अच्छी नौकरी का बुलावा आता है, जिस कारण वो शहर चला जाता है और अपनी बहन पलक को जाते हुए कुछ बताता भी नहीं है। न जाने कहाँ चला गया मेरा चीकू, कुछ बताकर भी गया नहीं मुझे। उसके दोस्त अंकित को फ़ोन लगाकर देखती हूँ। पलक अंकित को फ़ोन लगाती है और अंकित उसे बताता है। पलक दीदी, राहुल तो शहर शिफ्ट हो चुका है और वो भी नई नौकरी करने के लिए। उसे एक बहुत बड़ी कंपनी से नौकरी का बुलावा आया था और अब वो उस नौकरी में काम कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? ठीक है अंकित, धन्यवाद, अपना ख्याल रखना। पलक भावुक हो जाती है। चीकू ने मुझे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझा। क्यों? मैं तो उसकी दीदी हूँ ना। नहीं, ज़रूर कुछ वजह होगी। मैं जाऊँगी, अगले महीने उससे मिलने जाऊँगी मैं, जब मेरी तनख्वाह हो जाएगी तब। पलक राहुल को मिलने अगले महीने शहर जाती है और शहर जाकर उसे पता चलता है कि अंकित ने तान्या नाम की लड़की के साथ शादी कर ली है। राहुल, ये गांव की गंवार औरत तुम्हारी बड़ी बहन है? चीकू, ये तेरी बीवी है?
तूने शादी भी कर ली शहर आकर? दीदी आप यहाँ क्यों आई हो? क्यों मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाना चाहती हो यार? आप चली जाओ यहाँ से। अब मुझे आपसे कोई वास्ता नहीं है और ना ही कोई वास्ता रखना। अब मैं अमीर हो चुका हूं। अब मेरी जिंदगी में आप जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सो प्लीज गेट आउट। क्या? आई सेड गेट आउट। पलक वहां से चली जाती है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, मानो उसके मन पर कोई गहरी चोट लग गई हो। पलक जब गांव वापस आती है तभी उसे उसकी दोनों मालकिन काम से निकाल देती हैं, क्योंकि उसने 2 दिन की छुट्टी ली थी। पलक अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वो मंदिर में भगवान के सामने खूब रोती है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ भगवान जी? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने हमेशा अपने चीकू की खुशियों के बारे में सोचा और उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। बस काम करती रही, लेकिन आज उसी ने मेरा तिरस्कार किया, मेरी बेइज्जती की। मेरा तो काम भी छूट गया। अब मैं क्या करूं? अंत में मैं ही अकेली क्यों पड़ गई? पलक का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका था। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक था। काम ना होने के कारण अब पलक अपने हाथ से ढेर सारी राखियां बनाती है और उन्हें बाजार में सड़क पर बेचने लगती है। राखी ले लो राखी, रंग बिरंगी राखी, सुंदर सुंदर चमकीली और अनोखी डिजाइन वाली राखी। वाह पलक बहन, तुमने तो बहुत ही कमाल की राखियां बनाई है। मुझे ये दोनों दे दो। और मुझे ये नीली और सुनहरी राखी देना। पलक जब राखियों को देखती है तभी उसकी आंखें नम हो जाती हैं। काश मैं भी अपने चीकू को राखी बांध पाती। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अकेली राखी का त्योहार बिताऊंगी और इस त्योहार के वक्त मैं रोऊंगी। चीकू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। वहीं शहर में राहुल की बीवी तान्या उसका सारा पैसा लेकर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है और राहुल की नौकरी भी छूट जाती है, जिस वजह से वो पूरी तरह कंगाल हो चुका था। ये सब क्या हो गया? नहीं, मैं तो बर्बाद हो गया। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैंने अपनी बहन की इज्जत नहीं की, इसलिए आज मुझे सजा मिल रही है। राहुल ट्रेन में सवार होकर फिर से गांव वापस आ जाता है और वो सड़क पर राखी बेच रही पलक को देखकर उसके पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपका अपमान करके बहुत गलत किया। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने 1 मिनट में आपको पराया कर दिया। मैं माफी के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी सारी गलतियों को सुधारने का एक मौका दीजिए दीदी। चीकू, बस बस रोते नहीं। चल, तुझे भूख लगी होगी ना, तेरी पसंद की खट्टी मीठी दाल बनाती हूँ। पलक राहुल को माफ कर देती है और फिर रक्षाबंधन के दिन पलक राहुल को राखी बांधती है और दोनों खुशी से रक्षाबंधन मनाते हैं। तिलकपुर कहकर एक गांव में रहने वाला गरीब प्रमोद एक अमीर आदमी धनराज के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता है। प्रमोद बहुत ही ईमानदार और मेहनती होता है। वो अपनी बीवी मनोरमा के साथ रहता है। जी ये लीजिए आपका डब्बा। आज मैंने आपकी पसंद के आलू गोभी की सब्जी बनाई है, पेट भर कर खाइएगा। हाँ मनोरमा, भगवान करे आज खाना खाने के लिए वक्त मिल जाए। साहब इतनी ड्राइविंग कराते हैं और खुद खाना खाते हैं, लेकिन मुझे नहीं खाने देते। तभी प्रमोद की बूढ़ी माँ चारू लता बोलती है, बेटा तू ड्राइवर का काम छोड़कर कुछ और काम कर लेना फिर। वैसे भी तू तो गुणों का भंडार है। नहीं माँ, अब यहाँ पर ही मन लगता है तो यही सही है। प्रमोद धनराज की गाड़ी को ड्राइव करता है और उसके साथ उसकी मीटिंग्स में और कई जगहों पर जाता है। धनराज पैसों का तो धनी होता ही है, लेकिन मन का वो बिल्कुल भी धनी नहीं होता। उसका स्वभाव काफी लालची और बुरा होता है और वो अपने ओहदे से छोटे लोगों से ठीक से बात नहीं करता है। अबे ओए अंधे, ठीक से गाड़ी चला। आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता है क्या तुझे? अरे ये क्या उबासियां देते बैठा है? ठीक से सोकर आना नहीं होता है क्या तेरा? ये रात में वॉचमैन की ड्यूटी करने जाता है, बेवकूफ कहीं का। माफ कीजिएगा साहब, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। प्रमोद को अंडा चावल बहुत पसंद होता है और वो अपने स्टाइल में जब अंडा चावल बनाता है तब सभी उंगलियां चाटते रह जाते हैं। सबको उसके हाथ का अंडा चावल बहुत पसंद आता है। उसके पिता हेमंत लाल उससे कहते हैं, अरे वाह वाह प्रमोद बेटा, तेरे हाथों के बनाए ये अंडा चावल लाखों में एक है, लाखों में एक। सच में बेटा,
तू बहुत ही स्वादिष्ट अंडा चावल बनाता है बेटा, इतने अच्छे के मन करता है बस इन्हें ही खाते जाओ खाते जाओ। धन्यवाद माँ बाबूजी। अगर हमें कोई ऐसे अंडा चावल रोज भी दे देना तो भी हम चाव से खाएंगे। मेरे पति एकदम बेस्ट हैं, बेस्ट। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन प्रमोद तेज गति से धनराज की गाड़ी चलाता है, जिस कारण उसका टायर बुरी तरह पंक्चर हो जाता है और ये देख धनराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है। कमीने नालायक आदमी, अरे अकल का घास चलने गई है क्या तेरी? हाँ, तेरी औकात भी है क्या ऐसी इतनी महंगी गाड़ी में बैठने की? बैठना तो दूर रहा, तेरी तो इतनी भी औकात नहीं है कि तू इस महंगी गाड़ी को देख सके। लेकिन साहब, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, वो तो गलती से। अरे चुप हो जा, मैंने तुझे अच्छे से जानता हूं। तुझ जैसे गरीब और दो कौड़ी के लोग किसी काम के नहीं हो सकते। अभी अपनी ये मनहूस शक्ल उठाकर चला जा यहां से, समझा? लुक्खा बेवकूफ कहीं का। लेकिन साहब, मेरी बात तो सुनिए साहब। प्रमोद धनराज से विनती करता है, लेकिन धनराज उसे लात मारकर अपने घर के गेट से बाहर निकाल देता है। बेचारा प्रमोद घर आता है और जो हुआ सब कुछ सबको बताता है, जिसके बाद हेमंतलाल, चारुलता और मनोरमा बहुत चिंतित हो जाते हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? धनराज साहब को तुझे समझ कर लेना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्रमोद बेटा, तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। धैर्य रख और हिम्मत रख। कमलनाथ भाई की पहचान में भी कई सारे काम हैं, मैं उनसे बात करके देखता हूँ एक बार। जी पापा जी, काम मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर काम नहीं किया तो पैसे नहीं मिलेंगे और घर भी नहीं चल पाएगा। अभी के लिए तो 10 से 15 दिन तक का गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हमारे खाने के लाले भी पड़ सकते हैं। चुप चुप बोलिए जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको काम जरूर मिलेगा, देखना। प्रमोद काम की तलाश में बहुत सी जगहों पर जाता है, लेकिन हर जगह उसे ना ही सुननी पड़ती है। वो निराश होकर घर लौटता है। अगले दिन मनोरमा की तबीयत ठीक न होने की वजह से प्रमोद सबके लिए अंडा चावल बनाता है और उस दिन घर पर हेमंतलाल का दोस्त उमाकांत भी आता है और उमाकांत प्रमोद के हाथ का बना अंडा चावल खाकर उसका दीवाना हो जाता है। अरे वाह, ये अंडा चावल तो बहुत ही कमाल का है, मजा ही आ गया इसे खाकर। प्रमोद बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हें अगर कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है तो तुम अंडा चावल बेचना ही शुरू कर दो ना। अरे हाँ, ये सुझाव तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया। तुम सच में अंडा चावल बेचकर ढेरों पैसे कमा सकते हो प्रमोद बेटा। हाँ जी, वो मेरा चचेरा भाई है ना, उसने भी रोटी सब्जी का ठेला लगाकर अपने काम की शुरुआत की थी। आज उसके गांव में उसका खुद का बड़ा सा ढाबा है। और तेरे स्पेशल अंडा चावल को खाकर मतलब हर कोई उस पर लट्टू हो ही जाएगा। मैं तो कहती हूँ यही एकदम सही सुझाव है बेटा, तू अंडा चावल ही बेच। सबकी बातें सुनकर प्रमोद को भी मन ही मन अंडा चावल बेचना सही प्रयास लगता है और वो अगले दिन से ही गांव में ठेला लगाकर अंडा चावल बेचने लगता है। अंडा चावल, अंडा चावल, अंडा चावल, अंडा चावल, अंडा चावल खा लो। अंडा चावल स्वादिष्ट, मजेदार और जायकेदार। प्रमोद का स्पेशल अंडा चावल, एक बार खाओगे तो 1000 बार आओगे भाई साहब। यह है प्रमोद का वादा, अंडा चावल, अंडा चावल। अरे प्रमोद भाई, ये अंडा चावल तो सुपर से भी ऊपर है। और दीजिए, और दीजिए। वाह भाई वाह। जी जी, लीजिए लीजिए, पेट भर कर खाइए। ये लीजिए, ये तीखी चटनी भी लीजिए। अरे भाई, मजा ही आ गया यार। सारा खाना एक तरफ और इस ठेले का स्पेशल अंडा चावल एक तरफ। अगर कोई मुझे पूछे कि असली खुशी, असली मजा कहाँ है, तो मेरा जवाब तो आपका ये ठेला ही होगा प्रमोद भाई। दिन बना दिया इस अंडा चावल ने तो। धन्यवाद भाई साहब। प्रमोद इसी तरह ठेले पर अंडा चावल बेच बेच कर ढेर सारे पैसे कमा लेता है और उन्हें जोड़कर वो एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेता है। जहां प्रमोद का नया रेस्टोरेंट होता है, वहीं बगल में धनराज का भी रेस्टोरेंट होता है। धनराज को जब पता चलता है कि उसके रेस्टोरेंट से ज्यादा उसके पुराने ड्राइवर प्रमोद का रेस्टोरेंट पर ज्यादा ग्राहकों की भीड़ है, तब उसका खून खौलने लगता है। ये कल का 2 टके का ड्राइवर आज एक रेस्टोरेंट का मालिक बन गया।
वो भी मामूली से अंडा चावल को बेचकर। नहीं, मैं इससे मुझसे आगे नहीं जाने दूंगा। तू बस देखता जा प्रमोद के बच्चे, अब मैं आगे आगे क्या करता हूँ। धनराज साहब के रेस्टोरेंट भी यहाँ आगे है। भगवान की लीला भी अनजानी है। कल तक मैं उनका ड्राइवर था और आज देखो मैं उन्हीं की तरह एक रेस्टोरेंट का मालिक हूँ। वो इसलिए क्योंकि तूने मेहनत की और पूरे दिल से, सच्चे मन से मेहनत की बेटा, जिसका नतीजा तुझे आज मिल गया है। हाँ बाबूजी। भगवान हमारे रेस्टोरेंट पर अरे किसी की भी बुरी नज़र ना लगने दे और हमारे रेस्टोरेंट का बस अच्छा ही हो और तुझे बस तरक्की ही प्राप्त हो। 2 दिन बाद रात में धनराज गुस्से में प्रमोद के रेस्टोरेंट पर जेसीबी चला देता है और उसे तोड़ देता है। उसकी अगली सुबह प्रमोद अपने रेस्टोरेंट को टूटा हुआ देखकर बहुत उदास होता है। उसकी इतनी सारी मेहनत एक पल में मिट्टी में मिल चुकी थी, लेकिन प्रमोद हार नहीं मानता और वो ठीक 1 हफ्ते बाद गांव में अपना एक नया ढाबा तैयार करता है, जहां वो अंडा चावल बेचता है और उसके अंडा चावल को खाने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं। ये देख धनराज की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। अरे ये क्या, इसने तो अपना नया ढाबा भी तैयार कर लिया। उस रात बहुत भीषण बारिश होती है और उसी तूफान में धनराज का रेस्टोरेंट टूट जाता है और चकनाचूर हो जाता है। वो अपने टूटे हुए रेस्टोरेंट को बर्बाद हुआ देख सदमे में चला जाता है और इस तरह बुरे को उसके कर्मों का फल मिल जाता है और अच्छे की खूब तरक्की होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।